Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the platform of Allied College of Health Sciences. So अगेन जो है हमारा लेक्चर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने एनाटॉमी स्टार्ट किया हुआ है अपना, और उसके अंदर प्रीवियसली हम जो है डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में स्टडी कर लिया था, और हमने ये स्टडी कर लिया था कि एनाटॉमी में हमने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को देख लिया था, जैसे कि रीजनल एनाटॉमी को देख लिया था, सिस्टेमिक एनाटॉमी को हमने देख लिया था, ठीक है। और उसमें फिर जो है वो हमने ह्यूमन बॉडी को 3 मेन एनाटॉमिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमने हेड एंड नेक, ट्रंक और लिम्स के बारे में स्टडी किया था। फिर फर्दर हमने देखा था कि जो ट्रंक है उसको भी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, और फिर हमने लिम्स के बारे में स्टडी किया था। बेसिकली ये सब जो है वो अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी हमने डिस्कस किया था। लिम्स के अंदर हमने स्टडी किया था कि इसमें जो है वो अपर लिम्स हमने स्टडी किए थे, और हमने लोअर लिम्स को स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा देख लिया था सिस्टेमिक एनाटॉमी को या सिस्टमेटिक एनाटॉमी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्टूडेंट सिस्टेमिक एनाटॉमी या फिर सिस्टमेटिक एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल आई told you about cardiovascular system. It is an example of you can say organ system. Cardiovascular system is an example of organ system. और अगर हम एनाटॉमी पढ़ लें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो वो हम कौन सी ब्रांच में देख लेंगे? सिस्टेमिक या सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर देख लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी, जिसको दूसरा नाम था माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें हमने कहा था कि हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक। और फिर हमने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने कहा था कि जब हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये कहाँ पर करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी में करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट सम अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की बेसिकली तो 3 ब्रांचेस हैं जो हमने स्टडी की थी, जिनमें हमारे पास जो 3 थी वो ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी था, हिस्टोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी था, एम्ब्रियोलॉजी या फिर डेवलपमेंटल एनाटॉमी था। ये 3 ब्रांचेस जो हैं ये मेन होती हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस होती हैं, जिनके बारे में हम इस लेक्चर में जो है वो इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपसे मेन ब्रांचेस के बारे में क्वेश्चन करेगा तो आप वही बताओगे जो आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाई गई हैं, जिसमें 3 थी हमारे पास। लेकिन जो कमिंग है ये भी आपसे वाइस में या टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन बन के आ सकती हैं ये ब्रांचेस। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ये जो सम अदर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी से। तो जो दूसरी ब्रांचेस हैं एनाटॉमी की, उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सरफेस एनाटॉमी को, ठीक है। अब ये वर्ड आपने पहली दफ़ा सुना होगा। सरफेस का क्या मतलब होता है? आपको सरफेस का मतलब हम सबको पता है, इसका मतलब होता है सतह, ठीक है। अगर हम सतही लेवल पर, ठीक है, एनाटॉमी के बारे में स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास सरफेस एनाटॉमी हो जाएगी। अब किसकी सतह पर? इसके लिए हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन स्टडी करते हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट एग्जामाइन शेप एंड मार्किंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एज दे रिलेट टू डीपर स्ट्रक्चर्स। अब ये वो ब्रांच है एनाटॉमी की जो स्टडी करती है किस चीज़ को? शेप को और मार्किंग्स को, निशानात को, जो कि कहाँ पर लगाए जाते हैं? सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर। क्यों? कि जो सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर निशानात लगाए जाते हैं वो बॉडी के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसकी आप सिंपल सी एग्जांपल देखो कि अगर हमें पता चले कि ज़ेरे ज़मीन कोई चीज़ मौजूद है तो सबसे पहले आप उसको लोकेट करोगे। आप क्या डायरेक्ट ज़ेरे ज़मीन जाकर उसको देखोगे? नहीं, हम पहले उस एरिया को लोकेट करेंगे कि ये वाला एरिया है जिसके नीचे जो है वो ये चीज़ छुपी हुई है या ये चीज़ पाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमें पता है कि हार्ट जो है वो इस एरिया में है, अब डीप है ना, नज़र तो नहीं आ रहा हमें बज़ाहिर, तो हम बॉडी की सरफेस पर अगर उसको मार्क कर लें कि इस सरफेस के नीचे
हार्ट मौजूद है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सरफेस एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब क्या होता है, ज़रूरी है। इट इज़ एसेंशियल टू लोकेट एंड आइडेंटिफाई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये ज़रूरी है कि हमें पता चल जाए, हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाए और हम उसको आइडेंटिफाई करें। किसको, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल का मतलब होता है जिस्मानी, तो जिस्मानी स्ट्रक्चर को हम आइडेंटिफाई करें, उसको लोकेट कर सकें बिफोर स्टडिंग इंटरनल ग्रॉस एनाटॉमी। यानी आप डाइसेक्शन से पहले ये देख लो कि जिस पार्ट की मैंने डाइसेक्शन करनी है वो पाया किस तरफ जा रहा है, कौन सी सरफेस पर पाया जा रहा है। कि अगर आपने हार्ट की फॉर एग्जांपल डाइसेक्शन के ऑपरेशन, मतलब डाइसेक्शन के बाद आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन आप मार्क करोगे सरफेस एनाटॉमी के ज़रिए से, कि सरफेस एनाटॉमी में हम पहले उसको मार्क कर देते हैं और उसके बाद जो है फिर हम फर्दर इंटरनल ग्रॉस एनाटॉमी को स्टडी करते हैं। ये बात आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि इस डायग्राम में जो नेक्स्ट अपीयर हो रही है आपकी स्लाइड में। अब स्टूडेंट्स ये डायग्राम आप गौर से देखें कि ये जो स्ट्रक्चर शो हो रहा है इसमें ये जो डिफरेंट सरफेस के ऊपर चीज़ें दिखाई गई हैं कि अगर ये वाला पार्ट है तो ये क्या है, ये है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। अब वो आपको यहाँ पर नज़र तो नहीं ना आ रहा, मतलब इस सरफेस के नीचे डीप में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मौजूद है। अब ये हमने मार्क कर दिया, सरफेस के ऊपर मार्क कर दिया कि इस सरफेस के नीचे जो है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। तो ये होती है सरफेस एनाटॉमी। इस तरीके से अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ज़ाइगोमेटिक आर्च है। अब यहाँ पर आपको ज़ाइगोमेटिक आर्च तो नज़र नहीं ना आती, लेकिन हमने मार्क इसको कर दिया कि इस सरफेस के नीचे ज़ाइगोमेटिक आर्च मौजूद है, यहाँ पर लेरेंजियल मौजूद है। मतलब तो ये सब जो है ये हम कहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं, ये हम स्टडी कर रहे होते हैं सरफेस एनाटॉमी में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या होती है, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की हम डेफिनेशन स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स। डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जब हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इमेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। इमेजिंग का मतलब आप देखो ये वर्ड निकला है इमेजेस से, इमेजेस से ये वर्ड निकला है। इसमें ये होता है कि जो डॉक्टर होता है वो ये देखता है कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज होती हैं, जैसे एक्सरे है, एक्सरे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इस तरह साउंड वेव्स हैं, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स आपने स्टडी किया हुआ है केमिस्ट्री में 9-10 क्लास में, अल्फ़ा पार्टिकल्स ये एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। या फिर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जाकर बॉडी में से इनको ना पास कराया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि इमेजिंग टेक्निक्स में क्या होता है तो आप कहोगे इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जिसके अंदर एक्सरे शामिल है, साउंड वेव्स शामिल हैं, इसको बॉडी में से पास कराया जाता है। बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो इन एनर्जी पैटर्न को चेंज कर देते हैं एक इमेज बनाने में। ठीक है, वो एक इस एनर्जी को, ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर देते हैं इमेजेस में। वो इमेजेस हम देखते हैं स्क्रीन्स पर, तो हमें पता चलता है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये मसला है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये टिश्यू डैमेज हुआ हुआ है। तो यहाँ पर हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, इमेजिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इमेजिंग टेक्निक, जिसमें इमेज बनता है। कौन बनाता है, बॉडी के टिश्यूज़ किस तरह बनाते हैं कि जब हम उन बॉडी के टिश्यूज़ में से या बॉडी में से पास कराते हैं अपनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को, वो फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ बॉडी टिश्यूज़ कन्वर्ट कर देते हैं इमेजेस के अंदर। वो इमेजेस हम देख लेते हैं कि अब इस इमेज के अंदर यहाँ पर ये वाला टिश्यू डैमेज हो रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, इसको हम कहते हैं इमेजिंग टेक्निक्स। इनकी एग्जाम्पल्स अगर आप देख लें तो इमेजिंग टेक्निक्स के अंदर एक्सरेज आ रहा होता है, अल्ट्रासाउंड्स आ रहे होते हैं। आपको एक्सरेज का भी अच्छे से नॉलेज होगा, अल्ट्रासाउंड के बारे में भी नॉलेज होगा। सीटी स्कैन जो होता है जिसमें कंप्यूटेड टोमोग्राफी,
ये भी आपको पता होगा। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को कहते हैं, जिसमें अगर डिफरेंट जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के डैमेज को हम स्टडी करते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गई MRI और CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। और ये होती क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये इसकी एक डायग्राम है, ये देखें, ये एक एक्सरे है। एक्सरे किसका? हैंड का। अब इसमें हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कौन सी बोन जो है वो कहाँ पे मौजूद है। अगर इन बोन्स में कहीं ना कहीं कोई इशू आएगा तो वो हमें इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो टेक्निक है ये हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? ये हम स्टडी करते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर, ठीक है। It is used to diagnose or treat patient by recording images of internal structures of the body to assess the presence or absence of disease, foreign object and structural damage। अब यहाँ पर आप ये बात थोड़ी सी मैंने आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, अक्सर आप देखते हो एक्सरे में आ रहा होता है कि बॉडी के अंदर कोई और चीज़ जो है वो मौजूद होती है, तो उस वो चीज़ मौजूद होती है, कहाँ मौजूद होती है, या कोई डिजीज़ है, उस सब को हम डिटेक्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, ठीक है। रेडियोग्राफिक टेक्निक्स भी वही इमेजिंग टेक्निक्स की बात कर रही हूँ, MRI, CT स्कैन और एक्सरेज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वह है क्लिनिकल एनाटॉमी की। क्लिनिकल एनाटॉमी का दूसरा नाम क्या होता है? अप्लाइड एनाटॉमी। आपको दोनों टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए कि क्लिनिकल एनाटॉमी का दूसरा नाम अप्लाइड एनाटॉमी होता है। इसमें हम बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं क्या? एनाटॉमी के नॉलेज को कहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं? क्लिनिक्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। जाहिर सी बात है, अगर हम एनाटॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये यूज़ हो रहा है क्लिनिक्स के अंदर, ये इसका नॉलेज जो है वो यूज़ हो रहा है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मेलिटीज़ को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को के अंदर कोई डिजीज़ है उसको स्टडी करने के लिए हम जो नॉलेज यूज़ करते हैं एनाटॉमी का, उसको हम कहेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। एनाटॉमी इस्तेमाल हो रही है क्लिनिक्स के अंदर। अप्लाइड एनाटॉमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एनाटॉमी का नॉलेज हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर के डैमेज को या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको स्टडी करने के लिए। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी फॉर द डायग्नोसिस, जिसमें डायग्नोसिस तशखीस करना एंड ट्रीटमेंट इलाज करना ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड अप्लाइड और क्लिनिकल एनाटॉमी, कि जिसके अंदर हम किसी भी बीमारी को तशखीस करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। इसको हम कहेंगे अप्लाइड एनाटॉमी या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल एनाटॉमी या कोरिलेटिव एनाटॉमी, ठीक है। कोरिलेटिव एनाटॉमी में हम रिलेट कर रहे हैं। फंक्शनल एनाटॉमी या कोरिलेटिव एनाटॉमी में हम रिलेट कर रहे हैं किसको? बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऑर्गन की उसको रिलेट कर रहे होते हैं कि अगर इस बॉडी का ये स्ट्रक्चर इस ऑर्गन का ये स्ट्रक्चर है तो फिर इसका ये फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे एयर सैक्स हैं, एयर सैक्स कहाँ मौजूद हैं? लंग्स में। तो जो एयर की आमतौर बॉडी में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आती है, तो ये थोड़ा सा रिलेशन हो गया उसके स्ट्रक्चर का, लंग्स के स्ट्रक्चर का और उसके फंक्शन का, ठीक है। कि ब्रीदिंग के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर लंग्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऑर्गन का के स्ट्रक्चर को रिलेट करें उसके फंक्शन के साथ, ठीक है, उसको हम कहेंगे फंक्शनल एनाटॉमी या कोरिलेटिव एनाटॉमी। अगेन मैं इसको रीड कर देती हूँ। कोरिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल और कोरिलेटिव एनाटॉमी। ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, इनको जो है वो आपने एज इट याद कर लेना है, या आपके क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसको आंसर कर देना है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह एक्सप्लेन करके आपको ये डेफिनेशंस और अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट ब्रांच है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़
एंड डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। हम डिफरेंट स्पीशीज़ के स्ट्रक्चर्स को जब हम देखते हैं कि इनमें ये सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी यहाँ पर ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या यहाँ पर ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ को। अब हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल बैट को देख लें, उसके विंग्स अलग होते हैं, या फिर एक बर्ड है, सिंपल से एक परिंदा है, उसके जो बर्ड्स पर होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ के हम डिफरेंसेस देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर में, तो वो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में देखते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी में इसका आप कह लो कि ये सबसे पहले किसने इसको थोड़ा सा दरियाफ्त किया था, अरस्तु ने। ठीक, तो जैसे कि 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स का हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। तो 4 लिम्स होते हैं कैट्स के, वेल के, बैट्स के, ह्यूमंस के। उनकी जो बोन की स्ट्रक्चर होती है ना, बोनी स्ट्रक्चर जो आप कह लो, अंदर से जो हड्डियों का एक ढांचा होता है 4 लिम्स के, किन किन के, कैट का, वेल का या बैट का। अब कैट देखो बिल्ली है, वेल एक समुद्री मखलूक है, बैट जो है वो हवा में पाई जाती है, ह्यूमंस खुश्की पर रहते हैं। लेकिन ये जो इनका 4 लिम्स का बोनी स्ट्रक्चर है ना, वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, लेकिन उनके फंक्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी के साथ, कि इसका ये स्ट्रक्चर इससे मिलता है, ये स्ट्रक्चर इसका इससे डिफरेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ कंपैरेटिव। कंपैरेटिव का मतलब ही ये निकला है कंपैरिजन से, जिसका मतलब होता है मवाजना करना। ठीक, नेक्स्ट है सर्जिकल एनाटॉमी। यहाँ पे ये भी वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सर्जिकल कहाँ से निकला है, सर्जरी से। दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल फैक्ट्स विच आर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू टू सर्जन। जब सर्जरी करेगा डॉक्टर, तो वो जाहिर सी बात है कि एनाटॉमी स्टडी कर रहा है, स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है सर्जरी करके। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये ज़्यादा किसको चाहिए होती है, एक सर्जन को चाहिए होती है। ये प्रैक्टिकल वैल्यू ये जो इम्प्लीमेंट हो रही होती है, ये सर्जन के ऊपर हो रही होती है। तो सर्जिकल एनाटॉमी में अगेन रीड कर रही हूँ, दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल फैक्ट्स विच आर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू टू सर्जन। ये वो ब्रांच होती है एनाटॉमी की जो स्टडी करती है उन जिस्मानी हकाइक को, फैक्ट्स का मतलब होता है हकाइक को, जिनकी वैल्यू या जिनका जानना ज़रूरी होता है किसके लिए, सर्जन्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि क्लिनिकल एप्लीकेशन आप कह लें या फिर इसका आप इम्पोर्टेंस कह लें कि उसमें ये यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रही है एनाटॉमी। अगर हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको कहते हैं क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। के एनाटॉमी की जो ज़रूरत है पढ़ने की वो क्यों पेश आई या इसका क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो एनाटॉमी का नॉलेज ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, कि हम समझ सकें फंक्शंस को। आप अगर एक चीज़ का आपको साख्त ही नहीं पता, स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो हम उसका फंक्शन के बारे में कैसे स्टडी कर पाएंगे। जब आप फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट का जब आप फंक्शन पढ़ते हो कि ये पंप करता है ब्लड को, तो हम सिर्फ इतना नहीं पढ़ते, हम ये भी पढ़ते हैं साथ साथ कि जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। हम पढ़ते हैं कि एट्रिया होते हैं, 2 अपर चैम्बर होते हैं जिनको एट्रिया कहते हैं, 2 लोअर चैम्बर होते हैं जिनको हम वेंट्रिकल कहते हैं। फिर हम कहते हैं कि एट्रिया में जो है वो लेफ़्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रिया में फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो सारा हम प्रोसीजर स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हमें एट्रिया का कॉन्सेप्ट ना हो, अगर हमें वेंट्रिकल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर ना हो, तो क्या हम स्टडी कर पाएंगे कि हार्ट किस तरह से पंप करता है ब्लड को, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो एनाटॉमी का नॉलेज ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि
फंक्शन क्या है एक ऑर्गन का। जब तक हमें उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा हम उसका फंक्शन भी सही तरीके से बता नहीं सकते। फिर वो कह रहा है फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। क्यों भला, हमने ये पहले भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जब तक हमें इन बेसिक स्ट्रक्चर्स का नहीं पता होगा हम इनके फंक्शंस को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंस हो गई एनाटॉमी की। दूसरी इम्पॉर्टेंस है नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। स्टूडेंट्स, पैथोलॉजी का वर्ड जब भी आपके सामने आए इसका मतलब होगा डिजीज़, ठीक है। तो अगर हमें सही वाले अब देखो, एक चीज़ होती है नॉर्मल, एक चीज़ होती है एब नॉर्मल। आप एबनॉर्मेलिटी को तब तक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जब तक आपको नॉर्मल चीज़ का पता नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ह्यूमन हार्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता नहीं होगा तो अगर उसके अंदर कोई डिजीज़ हो गई है, फिर उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग आई है, आप उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करोगे। जब तक हमें नॉर्मेलिटी का नहीं पता चलता हम एबनॉर्मेलिटी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो होता ये है स्टूडेंट्स कि जब हम स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में मैंने आपको कहा था कि हम माइक्रोस्कोप से टिश्यू को स्टडी कर रहे होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल टिश्यू में आ रहा है कोई मसला, अब वो मसला आ रहा है किसी डिजीज़ की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से उसके स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है, और जब भी उसका स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है तो साथ उसका फंक्शन में भी मसला आ रहा है। ये चीज़ हम कब डिटेक्ट कर पाएंगे, जब हमें नॉर्मली उसके स्ट्रक्चर का पता होगा। हमें पता है कि हार्ट नॉर्मली इस तरीके से काम करता है, हार्ट का नॉर्मल फंक्शन ये है, इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर ये है। फिर आप ऑब्जर्व करो विद माइक्रोस्कोप कि अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर मसला आ गया। फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल्व के अंदर मसला आ गया है, एट्रिया में मसला आ गया है, या एट्रिया और जो वेंट्रिकल के दरमियान, सॉरी एट्रिया और लेफ़्ट और राइट एट्रिया के दरमियान जो सेप्टा होता है, एक पर्दा होता है, उसमें कोई मसला आ गया है, तो वो आप स्टडी करोगे तब ना, जब आपको इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता होगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये सब ठीक चल रहा था, यहाँ पर कोई मसला आया है। तो इसको हम कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन एनी ऑर्गन, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पैथोलॉजी, कि किसी बीमारी का किसी ऑर्गन के ऊपर, किसी टिश्यू के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। तो एनाटॉमी का नॉलेज ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड पैथोलॉजी। बीमारी यानी बीमारी का क्या असर पड़ा है ऑर्गन के ऊपर, ये हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर का पता होगा। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू एग्जामाइन द पेशेंट। जाहिर सी बात है, अगर मरीज़ आपके पास आ रहा है, वो कह रहा है मेरे गुर्दे में दर्द हो रहा है या मेरे दिल वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन से बेशतर आप क्या करोगे, उसको कहोगे कि जी आप अपना एक्सरेज करवाएं, आप अपना ईसीजी करवाएं, ये वाली टेक्निक्स आप कहोगे। या फिर फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि जी एक्सरे करवा लें, वो कहे मेरे हड्डी में, हाथ की जो ये हाथ है इसमें तकलीफ़ हो रही है, या कोई फ्रैक्चर आ गया है, तो हम कहते हैं आप एक्सरे करवा लें। एक्सरे करवा कर जब हमारे पास एक इमेज आता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया, ये वाला आपके पास एक इमेज आता है, अगर आपको इसका नॉर्मल इमेज ये पता होगा तो सपोज़ कहीं पर डैमेज आ गया तो वो पता चल पाएगा ना। तो यहाँ पर यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ज़रूरी है टू एग्जामाइन द पेशेंट, कि हम पेशेंट का मुआयना कर सकें। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज़ इम्पॉर्टेंट टू सर्जन फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। ये जो हमने ब्रांच डिस्कस की थी सर्जिकल एनाटॉमी की, जिसमें हमने कहा था कि हम दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ दोज एनाटॉमिकल फैक्ट्स विच आर ऑफ प्रैक्टिकल वैल्यू टू सर्जन्स। तो सर्जरी के लिए भी सर्जन्स को एनाटॉमी के बारे में नॉलेज के होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ लाइक क्लेफ्ट पैलेट एंड मैनी चाइल्डहुड डिजीज़। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने क्या स्टडी किया था, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने ये स्टडी किया था कि हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं पूरे एम्ब्रियो की, कि एक एम्ब्रियो जो है वो किस तरीके से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो गया है। अब अगर उस डेवलपमेंट के दरमियान में कोई आप कह लें ख़राबी आ गई है,
कोई जीन्स जो है वो आप कह लो कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं, एनी हाउ किसी भी वजह से जब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके अंदर कोई बीमारी है, अब वो बीमारी आपको पैदाइश के मौके पर अगर पता चल जाए, वो बीमारी जो बच्चों में पैदाइशी ही तौर पर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़। तो अगर आप अब हम इसकी हिस्ट्री देखने के लिए वो बच्चा तो हमें नहीं ना बताएगा कि ये मसला हो गया था इसलिए मेरे साथ ये मसला है। क्लेफ्ट पैलेट में एक भी एक मतलब एबनॉर्मेलिटी होती है जिसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो कंसर्न है हमारा वो ये है कि अगर एक बच्चा पैदाइशी तौर पर उसमें कोई ना कोई ख़राबी है, तो अब ना तो वो बच्चा खुद मुंह से बता सकता है कि ये ख़राबी किस वजह से हुई है, ना ही मदर सही तरह से बता सकती है कि ये ख़राबी किस तरह। तो ये काम किसका होगा? ये एक फिजिशियन का काम है, एक डॉक्टर का काम है, क्या वो इसको स्टडी करे कि ये मसला आया तो आया क्यों है। वो किस तरह से स्टडी करेगा? वो जो एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज है सारा, कि जिसमें हमने स्टेप्स स्टडी किए थे कि किस तरह से एक एम्ब्रियो से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना है, उसको वो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेगा। फिर वो उसको पता चलेगा कि फ़लाँ स्टेप के अंदर कोई ना कोई मसला आ गया था जिसकी वजह से इसके बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर ये मसला मौजूद है। जैसे एक मसला होता है कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ या कॉन्जेनिटल डिजीज़ ऑफ हार्ट। इसमें यह होता है स्टूडेंट्स कि जो एट्रिया के दरमियान सेप्टा होते हैं, राइट और लेफ़्ट एट्रिया के दरमियान जो पर्दा होता है उसमें एक जो है वो ओपनिंग होती है, एबनॉर्मल सी ओपनिंग होती है, जिसके नतीजे में होता ये है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ़्ट एट्रिया में, वो कहाँ मूव कर जाता है? राइट एट्रिया की तरफ मूव कर जाता है। और राइट एट्रिया में क्या होता है? राइट एट्रिया में तो पहले से ही ब्लड आ रहा होता है, बॉडी से भी ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रिया से भी ब्लड जा रहा है। तो ये होता है कि जो ब्लड है उसकी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है वो राइट एट्रियम में। तो फिर राइट एट्रियम से वो चला जा होता ये है कि अल्टरनेटिव इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो लंग्स हैं उनमें कंजेस्टिव लंग डिजीज़ हो जाती है। उसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है लंग्स के अंदर, फ्लूइड जमा हो जाता है लंग्स के अंदर। तो फिर बच्चे को सांस लेने में मसला होता है, उसको थकावट जल्दी हो जाती है। तो ये जो डिज़ीज़ मैंने आपको बताया कि एकदम ओवरलोड हो जाता है वॉल्यूम एट्रिया में, और इसकी वजह से क्या हो जाता है? पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है। तो ये हो सकता है कि ये पैदाइश के मौके पर भी मसला डिटेक्ट हो जाए पैदाइशी तौर पर कि ये बच्चे को मसला है, लेकिन ज़्यादा होता ये भी है कि जैसे जैसे उसकी उम्र गुजरती जाती है फिर पता चलता है कि इसके साथ कि ये मसला पैदाइशी तौर पर ही मौजूद था। जब वो बड़ा होता है, खेलता है, भागता है, उसका सांस फूलता है या और उसकी थोड़ी सी वो थकावट का शिकार हो जाता है, तो फिर पता चल जाता है कि ये तो मसला इसके साथ पैदाइशी तौर पे था। फिर वो डिस्कस करते हैं, सारी एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज गेन करते हैं और फिर पता चलता है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट, अब जैसे ये एबनॉर्मेलिटी है ये पता चलेगी कि क्यों हुई है एबनॉर्मेलिटी, कब पता चलेगी? अगर उसको एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस का आइडिया होना चाहिए कि एम्ब्रियोलॉजी कहाँ पर इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है। तो और ये जो कुछ बीमारियाँ, कुछ अपना जो कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ये बिल्कुल ही बाद में पता चलती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पैदाइशी तौर पर बहरा है, तो इनिशियली आपको इनिशियल स्टेप पे हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। जैसे जैसे उसकी लाइफ स्पैन आगे बढ़ेगी बच्चे की, फिर हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ बहरापन है इसका, ये पैदाइशी तौर पर मौजूद है। फिर हम जो है वो इसको फिर वही सारा एम्ब्रियोलॉजी का नॉलेज इकट्ठा करेंगे कि अच्छा यहाँ पर ये मसला हो गया था, ये इशू हो गया था, इस वजह से बच्चा पैदाइशी तौर पर बहरा है या कोई और प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको एम्ब्रियोलॉजी की इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इंपॉर्टेंस के स्टेप्स। नॉलेज ऑफ एनाटॉमी इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फंक्शंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड, knowledge of anatomy is important to understand pathology. Then knowledge of anatomy is important to examine the patient. Next is knowledge of anatomy is important to surgeons for surgical operations. And then knowledge of embryology is important to study congenital abnormalities like cleft palate and many childhood disease. cleft palate में स्टूडेंट्स एक ओपनिंग होती है माउथ के रूफ पर, तो ये इंशाल्लाह आपको फिजिकल क्लास में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी। तो ये भी आप एक माइंड में फ़िलहाल ये बात रखें कि क्लेफ्ट पैलेट भी एक
कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी है, पैदाइशी तौर पर ही बच्चों में मौजूद होती है। तो आज के लेक्चर्स में हमने जो स्टडी किया बेसिक वो स्टडी किया अबाउट सरफेस एनाटॉमी के हवाले से, और फिर हमने स्टडी किया इसका थोड़ा सा, हमने डायग्राम देख ली, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में हमने थोड़ी सी टेक्निक्स भी देख ली, इमेजेस थे, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस कर लिया था, और फंक्शनल एनाटॉमी को, कंपैरेटिव एनाटॉमी और सर्जिकल एनाटॉमी, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी। होपफुली यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको एनाटॉमी की इंपॉर्टेंस और ब्रांचेस का कंप्लीट नॉलेज गेन हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो वही बात नोट डाउन कर लें, और जब हम मीटिंग का अपना अरेंज करेंगे ऑनलाइन तब आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।